स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। रिकार्डो ने 1817 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो ने स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रदर्शित किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर श्रम के भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति एवं श्रम की कुशलता में अंतर पाए जाने के कारण एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु को कम लागत में उत्पादित कर सकता है। जब ये देश विदेशी व्यापार करता है तब वह देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत न्यूनतम होती है। अर्थात इसमें डेविड रिकार्डो ये कहना चाह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उसका उत्पादन यदि दो देश कर रहे हैं तो उनमें से कोई देश ऐसा हो सकता है जो तुलनात्मक रूप से उसे कम लागत पर बना रहा हो और कम लागत पर बनाकर वह तुलनात्मक रूप से लाभ अर्जित कर सकता है। वह देश उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उस देश की तुलनात्मक लागत अधिक होती है। इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होता है या तुलनात्मक हानि न्यूनतम होती है। अर्थात प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ हो और उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उसे हानि न्यूनतम होती है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा द्वारा होता है। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत की मान्यताएं: दोनों देशों की रुचियां समान है, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है परंतु दोनों देशों के मध्य पूर्णतया गतिहीन है। अर्थात दोनों देश के जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनकी रुचियां है वो समान है और जो टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं वो अपरिवर्तित है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जो उत्पादन के साधन है वो दोनों देशों के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है। अर्थात एक देश के साधन स्वयं के देश में पूर्णतया गतिशील है लेकिन दूसरे देशों में वो पूर्णतया गतिहीन है। अर्थात एक देश के साधन अपने देश में ही काम आ रहे हैं, वो दूसरे देश में उनका यूज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गतिशील नहीं है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है अर्थात वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं है और इसमें हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। दो देश दो वस्तु एक साधन मॉडल है अर्थात दो देश है और दोनों देश दो दो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और साधन एक ही है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है अतः उत्पादन में संपूर्ण लागत केवल श्रम लागत ही है। सभी श्रम इकाइयाँ समरूप है अर्थात श्रम की कुशलता सभी उद्योगों में समान है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देश में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। श्रम की पूर्ति स्थिर होती है व दोनों वस्तुओं की कीमतें श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। रिकार्डो के सिद्धांत की व्याख्या हम यहाँ पे कर रहे हैं। उपर्युक्त मान्यताओं के दिए हुए होने पर तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत को रिकार्डो के प्रसिद्ध उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें प्रति इकाई उत्पादन में अपेक्षित श्रम के घंटे दिए गए हैं। यहाँ पे वस्तुएं हैं दो वस्तुओं का, क्योंकि हमने देखा था कि दो देश
दो वस्तुएं और साधन कितने, ओनली एक। श्रम साधन को हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे दो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं दोनों देश, शराब और कपड़ा। और जो दो देश है वो है इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो इंग्लैंड में 120 घंटे में शराब का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कपड़े का निर्माण 100 घंटे में किया जा रहा है, जबकि पुर्तगाल में 80 घंटे में शराब का निर्माण किया जा रहा है और 90 घंटे में कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है। हम इसकी व्याख्या करते हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 120 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है, जबकि कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 100 श्रम घंटे चाहिए। जबकि पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की एक एक इकाई उत्पादन करने के लिए क्रमशः 80 और 90 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पुर्तगाल को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए निरपेक्ष लाभ अंतर सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होना चाहिए, परंतु दोनों देशों में व्यापार होता है। डेविड रिकार्डो ने यह प्रदर्शित किया कि दोनों देशों की लागतों में तुलनात्मक अंतर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत 80/120, जो कि 80 जो पुर्तगाल में 80 घंटे लग रहे हैं एक इकाई शराब का निर्माण करने में, और इंग्लैंड में 120 घंटे लग रहे हैं एक इकाई शराब का निर्माण करने के लिए। तो इस प्रकार से 0.67 और कपड़े की तुलनात्मक लागत 90/100 अर्थात 0.90 से कम है। अतः पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में अधिक लाभ है और इंग्लैंड में कपड़े की उत्पादन लागत 100/90 1.11, जबकि शराब की जो उत्पादन लागत है वो 120/80 1.5 की तुलना में कम है। इसलिए इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में न्यूनतम हानि है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण व निर्यात करता है और कपड़े का आयात करता है। इसके विपरीत इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण व निर्यात करता है। अवसर लागत, वस्तु X की अवसर लागत वस्तु Y की वह मात्रा जिसका वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है। अन्य शब्दों में पुर्तगाल में शराब की अवसर लागत कपड़े की वह मात्रा है जिसका कि शराब की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग करना होगा। ये व्यापार की संभावनाएं बता रखी है कि पुर्तगाल में जैसे 80/90 जो शराब का हमने लिया था उसमें शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की अवसर लागत कम है, इसलिए वह शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। कपड़े के उत्पादन में इंग्लैंड की अवसर लागत कम है, इसलिए इसमें इंग्लैंड को तुलनात्मक लाभ है, अतः ये कपड़े में विशिष्टीकरण करेगा। इससे ही व्यापार की संभावना कहते हैं। सिद्धांत की आलोचनाएं, जब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक एक शताब्दी से अधिक समय के लिए तुलनात्मक लागत का सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार रहा। तब से आलोचक इसके सौंदर्य भवन को गिरा सकने की बजाय केवल उसमें सुधार ही कर पाए हैं। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ठीक ही कहा कि यदि लड़कियों की बात है, ये सिद्धांत भी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सकते हैं तो तुलनात्मक लाभ को इस दृष्टि से निश्चित ही बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होता है कि सुंदर तार्किक ढांचा है। विशेष रूप से बर्टिन ऑहलिन तथा फ्रैंक डी ग्राहम ने इसकी बहुत आलोचना की है, जो निम्न है। श्रम लागत की अवास्तविक मान्यता, ये सिद्धांत उत्पादन लागतों का हिसाब लगाते समय केवल श्रम लागतों को शामिल करता है और वस्तु के उत्पादन में पाई जाने वाली गैर श्रम लागतें छोड़ देता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय लेन देन में श्रम लागतें नहीं अपितु मुद्रा लागतें होती है। श्रम समरूप नहीं होता है, परंतु ये सिद्धांत श्रम समरूप पर आधारित है। दोनों देशों की रुचियाँ समान नहीं होती है, परंतु ये सिद्धांत समानता और रुचियों की अवास्तविक मान्यता पर आधारित
होता है, क्योंकि हर देश के जो कंज्यूमर होते हैं उनकी जो कंज्यूमर की जो डिमांड है और चॉइस है वो अलग अलग होती है। स्थिर लागत की मान्यता पर आधारित सिद्धांत, परंतु तथ्य ये है कि लागतें या तो बढ़ती है या कम होती है। परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है, परंतु परिवहन लागतें व्यापार में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके आधार पर भी व्यापार व लाभ का निर्धारण होता है, क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो में जो कॉस्ट है वो ही व्यापार से लाभ या हानि हो रहा है इसको निर्धारित करता है। मुक्त व्यापार की अवास्तविक मान्यता, परंतु प्रत्येक देश वस्तुओं के अन्य देशों से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। पूर्ण रोजगार एक अवास्तविक मान्यता ली गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साधनों की अपूर्ण गतिशीलता इस सिद्धांत को और अधिक संवेदनशील बना देती है। रिकार्डो का मॉडल विशिष्टीकरण को बहुत चरण सीमा पर ले जाता है अथवा पूर्ण विशिष्टीकरण पर बल देता है, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था में आंशिक विशिष्टीकरण पाया जाता है। थैंक यू।